और स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए $18.5 की टिकट वाली फेरी चलती है जो आप लेते हैं बैटरी पार्क से, जो कि न्यूयॉर्क की कोस्टल स्काईलाइन की छाया में पड़ता है। और उसी छाया में बैठी थी मिसेस दीपा मनोचा। एक ब्राइट सनी डे पे न्यूयॉर्क के खूबसूरत व्यूज को पीछे छोड़ती हुई 15 मिनट में फेरी पहुंच जाती है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के आइलैंड पर। Attention please, we are now approaching a dockside landing. If you are seated, please remain in your seats. और हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी में पहुंच गए हैं, जो कि पहला स्टॉप है और बोट पूरा 360 का चक्कर लगाती हुई आती है उसके आसपास। शॉट्स काफी अच्छे आ गए और अब उतरना है और उसको देखना है पास से, और फिर अगले आइलैंड पे जाने के लिए यही बोट रहेगी। अभी ठंड है। अब स्टैचू के नीचे एक गिफ्ट शॉप है जहाँ पे आप सोवेनियर्स लेने के लिए जा सकते हैं या फिर यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी की स्काईलाइन को निहार सकते हैं। आई एम श्योर कि काफी कम लोग जानते होंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी ओरिजिनली फ्रांस में बनी थी और इसके मेटल फ्रेमवर्क पर गुस्ताव आइफल ने काम किया था, जिन्होंने आइफल टावर भी डिजाइन किया है। और इसको 350 हिस्सों में डिसमेंटल करके 1886 में न्यूयॉर्क लाकर रीअसेंबल करके लिबर्टी आइलैंड पे फिट किया गया था। तो बेसिकली ये फ्रेंच लोगों का अमेरिकन को एक गिफ्ट है। ज्यादातर लोग ऑब्वियसली टूरिस्ट हैं और बहुत सारी फोटोज खींच रहे हैं, सेल्फी। लोग की सारे सेल्फी पे लेने संता मैं क्या एक सेल्फी फिर अपा मिला ली है। फिर हम चढ़ गए वापसी की फेरी पे और यही टाइम होता है सारी स्टैचू पिक्चर्स लेने का, क्योंकि वापसी की फेरीज में मोस्ट केसेस में भीड़ काफी कम होती है। बट ये फेरी वापस न्यूयॉर्क जाने से पहले एक और स्टॉप लेती है एलिस आइलैंड पर, जहां पे आप म्यूजियम देखने जा सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां पे एक टाइम पर लाखों लोग यूरोप से माइग्रेट होने के लिए यूएसए आए थे और कईयों के तो सूटकेस आज भी यहीं पड़े हैं। और ये वो हॉल है जहाँ पे कई लाख यूरोपियन लोग, तकरीबन 1,20,00,000 कहा जाता है, जो यूरोप से यहाँ पे यूएसए में मूव करने के लिए आए थे। और उनकी जो सॉर्टिंग होती थी वो पहले इस जगह पे होती थी। जो फर्स्ट क्लास वाले होते थे उनको तो सीधा बोट पे इमिग्रेशन करके भेज दिया जाता था, मगर जो गरीब लोग होते थे उनको यहाँ पे पहले सॉर्ट किया जाता था, बीमारी वालों को अलग किया जाता था और फिर उनको यूएसए एंटर होने की परमिशन मिलती थी। आज ये तसव्वुर करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट अर्ली 1900s में जब यूरोप में बहुत सारी वॉर्स चल रही थी तो वहाँ बहुत गरीबी थी और बहुत से लोग द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम देखते हुए थोड़े से पैसे और कपड़े लेकर स्टेबिलिटी और काम की तलाश में यहाँ पहुंच जाते थे। और यहाँ पे अमेरिका की इमिग्रेंट हिस्ट्री में एक अच्छी इंसाइट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी उस टाइम की ओरिजिनल रिसीट्स और फोटोज और काफी सारी चीजें पड़ी हुई हैं। और तब वीजा सिस्टम इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, इसीलिए आज के अमेरिकन का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहे तो अपनी एंसेस्ट्री यूरोप में ढूंढ सकता है। और फाइनली हम पहुंचते हैं ब्रुकलिन ब्रिज, बट बारिश भी ज्यादा हो रही है कि छाता से ऊपर रखना वरना कैमरा गीला हो जाएगा। और हवा बहुत तेज है और थोड़ी सी ठंड भी है और फिर भी फील आ रही है, क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो समर था, वो पूरा दिन निकला हुआ था और बहुत ज्यादा भीड़ थी, अप्रैल का टाइम था। बट अभी क्योंकि सीजन शुरू नहीं हुआ है तो भीड़ कम है, तो फिर भी थोड़ी अच्छी सी फील आ रही है। और ये वही ब्रिज है जिसमें गॉडजिला फंस गया था गॉडजिला मूवी में। अपने टाइम का इंजीनियरिंग का ये करिश्मा 1883 में बना था और एक टाइम पे इस पे ट्रेन्स और घोड़ा गाड़ियां चला करती थी, बट आज इस ब्रिज के दोनों तरफ तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती हैं, जिनको आप मेरे लेफ्ट और राइट पर देख सकते हैं। और अपना फॉलो शॉट कंप्लीट होने के बाद मैं वापस आया, मम्मी के हाथ से कैमरा पकड़ा और लेने शुरू किए लो इंक्लाइन डायगोनल शॉट्स, जिसमें सब्जेक्ट को आप फ्रेम के सेंटर में रखते हुए डायगोनली कैमरा स्विंग करते हैं। And as you can see, it is one of the best place to take postcard pictures of New York City. All you have to do is to be just a little creative with your camera. ठंड बहुत है जी, ठंड बहुत है, बहुत ठंड है जी। हाय मजा आए। और इसी के साथ ब्रुकलिन ब्रिज की सैर तो समाप्त और अब जा रहे हैं वापस नीचे उतर के डंबो की तरफ। हाँ जी,
वो वहाँ से चल के आए हैं, वो पूरा इसके ऊपर से होते हुए है। धूप होती तो फील ही आ जाती है यहाँ, पर भीड़ भी बहुत होती है फिर धूप वाले दिन। इनका मूड और हिम्मत तो नहीं थी आने की, पर मैं इनको जबरदस्ती खींच के ले आया हूँ डम्बो एरिया में। डम्बो का मतलब डाउन अंडर द मैनहट्टन ओवरपास एरिया, मैनहट्टन ब्रिज जो कि इस तरफ है, और पीछे है ब्रुकलिन ब्रिज। और अब बताओ आपका जो सैर आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा में कराई है, वसूल हुई कि नहीं? बढ़िया, पानी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है और व्यूज यहाँ से टोटली ब्रेथटेकिंग और है। बारिश भी रुक गई है, इसलिए अच्छा लग रहा है। हाँ, बारिश रुक गई है, हवा थोड़ी सी कम हो गई है, हवा भी कम लग रही है यार, हवा भी कम है। ठंड तो खैर उतनी है 5 डिग्री सेल्सियस, बट व्यूज यहाँ से बहुत अमेजिंग है। और अगर आपको न्यूयॉर्क सिटी की कुछ अमेजिंग वीडियोस या पिक्चर्स या इंस्टा स्टोरीज बनानी हो, दिस इज द प्लेस, डम्बो। टॉकिंग अबाउट वीडियोस, मैंने मोम को कहा कि गिम्बल पकड़ के मेरे पीछे एक फॉलो शॉट लें और एक कंटिन्यूअस सी शॉट बनाएं, और इस शॉट में बैकग्राउंड को हमेशा व्यू में रखकर सब्जेक्ट को एक सेफ डिस्टेंस से फॉलो करना होता है, और उसके बाद सब्जेक्ट को सेंटर में रखते हुए बैकग्राउंड का पैनोरामा शॉट लेना होता है। और यकीन मानिए ये दोनों साथ में करना बहुत मुश्किल होता है। अगर तो मम्मी ने परफेक्ट सी शॉट ले लिया है, इसका मतलब मैंने इनको ट्रेन कर दिया है गिम्बल यूज करने में। लेट्स सी। हाँ जी, क्या लगता है कैसा शॉट आया होगा? पता नहीं, देख ले। कैमरा पर्सन हो गई दीपा मनोचा। फेल हो गई। आप जिसने मेरे को पैदा किया था उस दिन पास हो गए थे। पढ़ा करके फेल हो गई। सेंस ऑफ ह्यूमर दीपा मनोचा का। और अब फाइनली शुरुआत तो कर दी है हमने शहर घूमने की। लिंकन मेमोरियल ठीक सामने आ गया, शुक्र है थोड़ी थोड़ी धूप निकली है क्योंकि ठंड और हवा बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इस टाइम पे आते हैं, याद रखिएगा ये पूरा खुला एरिया है, बहुत सुंदर है, बट अगर ठंड हुई तो आपकी हालत थोड़ी हमारी तरह ख़राब हो सकती है। मेरे हाथ जाम हो रहे हैं, अभी ग्लव पहनने वाला हूँ। बट शुरुआत हमेशा लिंकन मेमोरियल से करनी चाहिए, वॉशिंगटन DC को एक्सप्लोर करनी। वैसे यहाँ के लोग मौसम को एक्सक्यूज बना के अपना वर्कआउट पोस्टपोन नहीं करते, जैसे हीट गियर में जॉगिंग करती है मैडम। बट नजारा ये नहीं, पीछे है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल मोटरकेड और हेलीकॉप्टर्स दिखना काफी आम बात है। और यहाँ पे जब आप पहुंचेंगे, ओब्वियसली पीछे तो है लिंकन मेमोरियल, और इसी के ठीक सामने से नेशनल मॉल शुरू हो जाता है। यहाँ से सामने वॉशिंगटन मेमोरियल दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया वाटर पार्क है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको भी ट्रम्प के हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ते हुए दिख जाएंगे। अगर वो यहाँ से फ्लाइट ले रहा है ट्रम्प, या आप जब आएंगे तब जो भी प्रेसिडेंट हो, सीधा आगे जाके थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे व्हाइट हाउस है, उसके और आगे जाएंगे तो कैपिटोल बिल्डिंग है। और ये चेकआउट करने जब मैं 2 साल पहले यहाँ पे आया था तब भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बथेरे स्कूल्स यहाँ पे एजुकेशनल पिकनिक और टूर्स के लिए आते हैं। बट क्योंकि इस बार ठंड बहुत थी तो दीवान साहब और चंद ही कुछ और लोग थे जो इस मैग्निफिसेंट मेमोरियल को देखने आए थे। जिसमें प्रदर्शित है ये मूर्ति जो कि कई मूवीज में आई है, जैसे कि प्लैनेट ऑफ द एप्स में, जिसमें इस पे एक एप की शक्ल लग गई थी। और कई मूवीज में तो इसमें जान भी डल गई थी, बट ट्रांसफॉर्मर्स में मेगाट्रॉन ने इसको उड़ाई दिया था। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ये मूर्ति उस यूएस प्रेसिडेंट की है जिन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया, वहां से स्लेवरी खत्म की और अमेरिका को सिविल वॉर से बचाते हुए उसकी अलग अलग स्टेट्स को जोड़े रखा, जिसे हम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। इसलिए ये वो शख्सियत है जिनका सियासी कद और रुतबा इस मूर्ति से भी बड़ा है। Fairly magnificent. तो अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये पीछे हमारे कौन है। ये है मिस्टर अब्राहम लिंकन। ये स्टैचू, ये मेमोरियल बना था 1920 में, जो अब्राहम लिंकन 16th प्रेसिडेंट हैं, उनको ऑनर करने के लिए। बस फिर हम निकल गए साथ ही लगते टाइडल बेसिन की तरफ, जो कि एक छोटी सी वाटर बॉडी के साथ साथ बनी चलने की जगह है। एक बहुत ही बढ़िया सी ड्राइव वॉक है, एक्चुअली वॉकिंग ट्रेल है। यहाँ पे साइकिल भी चलती है। पीछे जेफरसन मेमोरियल है, मगर यहाँ पे उस टाइम शायद कंस्ट्रक्शन चल रही है। वहाँ से व्यू बहुत सुंदर है, वो मैं आपको पुरानी वीडियो में दिखा दूंगा। और साथ में दिखाऊंगा सबसे खास चीज़ एक और, कि जो बड़ी सूखी सी बियाबान लग रही है ना, जब चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आता है अप्रैल के महीने में, तो ये कितनी अमेजिंग लगती है जगह। यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। वो मैं आपको ज़रा पुराने शॉट से दिखा देता हूँ।
और ऐसे पेड़ों के साथ जब आप बेसिन पे चलते हैं तो समझ नहीं आती कि लेफ्ट राइट देखें, ऊपर या फिर सामने। और अब हमारे पीछे है कनाडा की फेमस पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो कि एक बार जल के तबाह होकर बर्बाद हो चुकी है, दोबारा बनाई गई थी। बस इसका लाइब्रेरी वाला हिस्सा बचा था जो कि बहुत खूबसूरत है। सुन रही हूँ तेरी बात। अच्छा, ये साथ साथ मेरी बात भी सुन रही है। ठीक है, हिस्ट्री सुनो। और इसके अंदर आप जा सकते हैं, एक फ्री टूर ले सकते हैं, सामने से टिकट मिल जाती है, आगे यू कैन टेक इट, और या फिर ऑनलाइन बुक करा सकते हैं। और एंट्री इसकी फ्री है, टिकट इज़ फ्री। बट चक्कर ये है कि जो इसका सेंट्रल हॉल है, इसके अंदर मेंटेनेंस चल रही है आजकल, आप देख सकते हैं सारा सामान पड़ा हुआ है। तो मेंटेनेंस की वजह से जो मेन इसका सेंटर है वो बंद है, और बस जो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स है या फिर इस तरफ जो सेनेट बिल्डिंग है, इनका एक्सेस खुला है, और ये कुछ खास नहीं है, तो इसलिए हम देखने नहीं जा रहे। फिर टूर में आपको दिखाया जाता है यहाँ का सेनेट हॉल, और फिर बारी आती है मेन नेशनल असेंबली हॉल की, जहाँ पे कनेडियन लेजिस्लेशन की जाती है। और आप चाहें तो सेशन के दौरान ऊपर की कुर्सियों पे बैठकर जस्टिन ट्रूडो को डिबेट करते हुए भी देख सकते हैं। और एक बढ़िया चीज है यहाँ का बेल टावर, जिसके ऊपर चढ़ के मैंने ऑटवा का ये स्नो कवर्ड व्यू एंजॉय किया। और बाय द वे, समर्स में ऑलमोस्ट हर रात अंधेरा होते ही यहाँ पे एक अमेजिंग लाइट शो भी होता है। फाइनली पेमेंट कर दी है। टिकट है $13 पर पर्सन, यानी कि आप ये समझ लीजिए तकरीबन 36 पड़ी है 3 लोगों को। पहुंच तो हैं जी अंदर, और यहाँ पे कोविड के चक्कर में भी काफी सारी चीजें बंद हैं जो कि हम देख नहीं सकते। जैसे कि यहाँ पे मेटल एंड मड लिखा हुआ है, ये शेल रूम है जहाँ पे तोपों के गोले रखे जाते थे। और आगे जो है मैगजीन रूम है, जहाँ पे ओब्वियसली तोपों की मैगजीन पता नहीं कैसी होती है, आई डोंट नो, बट व्यू यहाँ से बहुत ही बढ़िया, पानी एकदम साफ सुथरा नीला। एज यू कैन सी बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ पे ना बहुत तरह के शो होते हैं। एक्चुअली पूरी जो ब्रिटिश उस ज़माने की वर्दी होती है वो पहन के मार्च पास्ट होती है। कई बार तो एक खाली तोप भी चला देते हैं लोगों को दिखाने के लिए। मगर अब कोविड के टाइम में टिकट के पैसे तो पूरे हैं, मगर मजे अधूरे हैं। फाइनली हम पहुंच गए एंकोर वाट टेंपल में सनराइज देखने के लिए, और नज़ारा एक्चुअली काफी स्पेक्टेकुलर है। बहुत सारे टूरिस्ट थोड़ा सा मजा खराब कर देते हैं, बट उसका वर्क अराउंड ये है कि एक बार सनराइज हो जाए और लोग टेंपल के अंदर चले जाएं, तो वापस आते हुए यू कैन स्टॉप हियर फॉर सम अमेजिंग पिक्चर्स। ट्वेल्थ सेंचुरी में जब ये टेंपल पहली बार बना था तब ये भगवान विष्णु को समर्पित था, बट धीरे धीरे इसको बुद्धिस्ट टेंपल में कन्वर्ट कर दिया गया। एंकोर वाट यहाँ के सबसे बड़े टेंपल्स और दुनिया के सबसे बड़े रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स में से एक है, और मुझे ये बताया गया था कि यहाँ के सारे हिस्टोरिक राजा मंदिर जरूर बनवाया करते थे। आज शायद इनको देख के आप लोगों को कुछ खास ना लगे, बट 12वीं सदी में पत्थरों से इन्हें कार्व करके बनाना बड़ा ही चैलेंजिंग रहा होगा। और उस जमाने में हाथ के औजारों से दीवारों पे ऐसी कलाकृतियां उतार देना वाकई सराहनीय है। और इस कॉम्प्लेक्स में घूमते घूमते मुझे समझ आ गया कि लोग आखिर यहाँ का एक हफ्ते का पास लेते क्यों हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है और इसको पूरा देखने के लिए कई दिन चाहिए। और फाइनली इसी के साथ इस मेन टेंपल की विजिट खत्म, और अब जा रहे हैं आगे की तरफ।
टावर के मिडिल फ्लोर की टिकट है 16 यूरो और टॉप की 25, बट क्योंकि टॉप के लिए 3 महीने की वेटिंग होती है इसलिए मैंने टावर देखा नीचे से। रात में हर 1 घंटे के पहले 5 मिनट में टावर ग्लिटर करता है और रात को 12 बजे ऑरेंज लाइट्स बंद हो जाती हैं और सिर्फ व्हाइट लाइट्स स्पार्कल करती हैं। पेरिस की नाइट लाइफ एम्स्टर्डम या ब्यूडापेस्ट की तरह पार्टी बेस्ड नहीं है, बट यहाँ के लोग ज्यादातर आउटडोर चिल करते हैं। और अब दुनिया के सबसे बड़े और सबसे फेमस म्यूजियम्स में से एक, द लूव्र। इसमें रखे सारे आर्टिफैक्ट्स को देखने के लिए महीनों लग सकते हैं, इसलिए मैं सीधा बड़ा दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग देखने, मोनालिसा, जी हाँ यहीं पे है। बट अदरवाइज लूव्र मल्टीपल फ्लोर्स और गैलरीज की भूल भुलैया है जो भरा हुआ है फ्रेंच मास्टरपीसेस से, जैसे कि ये। इसमें दिखाया गया है नेपोलियन को अपने प्लेग से अफेक्टेड सैनिकों का पता लेते हुए। नहीं भी है तो शायद बन जाए अगर आप यहाँ पे आए। बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स जो नेपोलियन ने अपने टाइम पे खुद पेंट करवाई थी, और उसके अलावा जो जितने कंट्रीज पे उसने कॉन्कर किया वहाँ से जो वो आर्ट उठा के ले आया था, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो कोई भी और कंट्री से हो जहाँ पे उसने राज किया था। इवन इजिप्ट तक पहुँच गया था नेपोलियन, रशिया के मॉस्को तक पहुँच गया था, तो कई सारी जगहों से इकट्ठा किया, एक्चुअली लूटा हुआ सामान यहाँ पे। मोनालिसा की भी एक स्टोरी है, यहाँ से एक बार चोरी हो गई थी, फिर बाद में ढूंढ के वापस लाई गई। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, यू शुड गो। खैर मैं अपनी शूटिंग में लगा रहा और लोग अपनी शूटिंग में। बट लोगों का कसूर नहीं है, ये जगह इतनी सुंदर है। और क्योंकि ये दुनिया का सबसे मशहूर म्यूजियम है तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप्स भी आते हैं। और आईफिल टावर के बाद यहाँ पे मशहूर ग्लास पिरामिड के सामने फोटो खिंचवाए बिना आपकी पेरिस की ट्रिप एक तरह से इनकम्प्लीट ही रह जाएगी।